गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो पिछली क्लास में हमने रोटेशनल मोशन में भी वर्क और एनर्जी पे बेस कुछ क्वेश्चन किए थे। अब कुछ और क्वेश्चन हम करते हैं। ये तो इसका अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उसको देखना। तो इसमें हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m और लेंथ l है। अब देखो इस रॉड को इस वाले पॉइंट पर हिंज कर दिया है और हमको दे रखा है कि जो हिंज पॉइंट है वो इस सिरे से l/4 डिस्टेंस पर है। तो ऑब्वियसली इस वाले सिरे से 3l/4 डिस्टेंस पर होगा और रॉड के इस सिरे पर उतने ही मास मतलब m मास का एक पार्टिकल भी जोड़ दिया है ना। तुम खुद बताओ, इस पूरे सिस्टम को हमने इस नीचे वाले पॉइंट पर हिंज किया है, मतलब शुरू में पूरा सिस्टम बिल्कुल अटका हुआ होगा, मतलब बिल्कुल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। तो अब ऐसा करते हैं कि अब इस सिस्टम को, इस रॉड को हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं, मतलब इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। हम सभी को पता है कि मतलब हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो होता है जो रॉड है वो फ्रीली घूमती हुई नीचे आएगी ना, है ना। तो पूरा सिस्टम फ्रीली घूमता हुआ नीचे आएगा। तो हमको पूछा है कि जब ये सिस्टम अपनी लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है, ठीक है। और तुम खुद बताओ कि बता जब ये सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो इनडायरेक्ट इसकी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। और एक और चीज देख सकते हैं कि बता जब ये रॉड लोएस्ट पोजीशन से पास होगी तब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, इसलिए इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो बस किताबी शब्दों में हमको ये दिया होता है, इस सिस्टम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से रिलीज किया है। तो जब ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम से पास होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको इनिशियल, और जब सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास हो रहा है इसको फाइनल। तो चलो तुम कॉन्फिडेंट ही बताओ कि इनिशियल से फाइनल के बीच बेस्ट इक्वेशन कौन सी रहेगी, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन यार। तो तुम खुद बताओ, है ना। तुम खुद बताओ कि एक तो इस सिस्टम को छोड़ दिया है, मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, कोई पकड़ करके तो नहीं ले जा रहे ना। बस एक तो इस सिस्टम को छोड़ दिया है मतलब फ्रीली मूव कर रहा है, और दूसरा फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। बस इस सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो बस इनिशियल से फाइनल के बीच सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो देखो एनर्जी कंजर्वेशन तो लगाएंगे लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से लगाते हैं। तो तुम आराम से बताओ, ये सिस्टम ऊपर से नीचे आ रहा है ना। बताओ ये सिस्टम ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होगी, तो बदले में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। बस, है ना। एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि यहां से यहां तक इस सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलो सबसे पहले, है ना, सबसे पहले इस सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो ये रॉड की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अलग देखते हैं और इस पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अलग। चलो पहले रॉड की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। तो तुम खुद बताओ कि रॉड बड़ा ऑब्जेक्ट है, और मैंने चमका कर बताया था कि कभी भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो तो उसकी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh सेंट्रोमास होती है, जहाँ h सेंट्रोमास, रॉड का सेंट्रोमास वर्टिकली कितना नीचे है वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि बिल्कुल यूनिफॉर्म रॉड है, इससे रॉड का सेंट्रोमास बिल्कुल बीच में होगा, मतलब सेंट्रोमास की सिरे से डिस्टेंस l/2 होगी। उसमें से ये डिस्टेंस l/4 चली गई तो ये कितनी बचेगी, l/4। तो बस हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि शुरू में रॉड का सेंट्रोमास हिंज से l/4 ऊपर था, तो ऑब्वियसली बाद में इस रॉड का सेंट्रोमास हिंज से l/4 ही नीचे होगा, कह सकते हैं ना। वही है ना कि शुरू में रॉड का सेंट्रोमास हिंज से l/4 ऊपर था और बाद में रॉड का सेंट्रोमास हिंज से l/4 नीचे है। तो बताओ इस रॉड का सेंट्रोमास ओवरऑल कितना नीचे आया, l/4 प्लस l/4 मतलब l/2। तो बस रॉड की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh सेंट्रोमास, जहाँ h सेंट्रोमास, रॉड का सेंट्रोमास कितना नीचे आया है,
L/2। तो ये तो रॉड की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गई। और अब इस पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो बस इस पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी तो कोई छोटा बच्चा ही बता सकता है। कि तुम बताओ कि शुरू में पार्टिकल हिंज से 3L/4 ऊपर था और लास्ट में पार्टिकल हिंज से 3L/4 ही नीचे गया। तो बताओ ये पार्टिकल है ना, इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली पार्टिकल कितना नीचे गया है? 3L/4 प्लस 3L/4 में तो 3L/2। तो पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 3L/2 होगी, है ना। तो ये तो पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। ये तो पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस बताओ, शुरू में तो एंगुलर वेलोसिटी 0 थी तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी। बस जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी भी होगी। और तुम खुद बताओ कि रॉड और पार्टिकल दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक साथ निकाल सकते हैं ना। तो चलो इस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट, है ना, इस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट रॉड प्लस पार्टिकल पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टोटल मान लें। तो इस सिस्टम की इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ आई टोटल इंटू ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, जब आई टोटल इस हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो पहले हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं। तो उसके लिए हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो बस तुम स्मार्टली बताओ, इस रॉड का खुद के सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ml²/12। तो बताओ खुद के सेंटर के अबाउट ml²/12 है, तो इसके पैरेलल इस हिंज वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा? ml²/12 प्लस m इंटू ए डिस्टेंस L/4 का स्क्वायर। तो ये तो हिंज के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। वैसे हिंज पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है, तो तुम बताओ कि ये तो छोटा सा पार्टिकल है, तो हिंज किए गए एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंपली m इंटू आर स्क्वायर, मतलब m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो पार्टिकल का मास m इंटू इस पार्टिकल की हिंज एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 3L/4 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर सकते हो ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो ओमेगा फाइनल आ जाएगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। कई बार डराने के लिए पूछता है कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो फाइनली छोटे से पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? तो बताओ पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल है, तो जो m मास का पार्टिकल है उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी? v इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की जगह ओमेगा फाइनल और r होगा। इस पार्टिकल की हिंज एक्सिस से डिस्टेंस 3L/4। ये सब कर सकते हैं, लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि रॉड और ये पार्टिकल ये पूरा बड़ा सिस्टम है। हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी तो सेम नहीं होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इसलिए कसम खा लेना कि कभी भी ऐसा, है ना, कभी भी ऐसा बड़ा सिस्टम हो तो भले ही तुमको डराने के लिए लीनियर वेलोसिटी पूछी हो, लेकिन हम तो एंगुलर वेलोसिटी से ही करेंगे। हाँ बच्चों, एक और चीज मैंने शुरू में ही बताई थी कि बता, जो सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। ये कर सकते हो। चलो ये तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब कई बार क्वेश्चन में एक और चीज पूछता है, है तो कई बार ये पूछता है कि ये मैं मिटा देता हूँ फालतू का कचरा। ये तो कई बार पूछता है कि लोएस्ट पोजीशन पे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी इतनी है, तो कई बार पूछता है कि लोएस्ट पोजीशन पर इस हिंज के कारण या सपोर्ट के कारण रॉड पर लगने वाला रिएक्शन कितना होगा वो देखना है। तो चलो इतना तुम, है ना, इतना तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि लोएस्ट पॉइंट पर इस पूरे सिस्टम पर रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है ना। खुद बताओ कि लोएस्ट पोजीशन में इस पूरी सिस्टम पर रॉड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई टॉर्क भी नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। इसलिए रॉड के परपेंडिकुलर तो हिंज का कोई रिएक्शन नहीं आएगा। बस हिंज के कारण जो भी रिएक्शन लगेगा वो बिल्कुल रॉड के अलोंग होगा। और मैंने क्लास में तुमको चमका कर बताया था पिछली क्लास में कि
रॉड के अलोंग सपोर्ट का रिएक्शन निकालना हो तो उसको तो कॉमन सेंस से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से निकालेंगे। तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं कि इस बार भी, है ना, इस बार भी हम सिंपली रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे। रोटेटिंग फ्रेम से देखने पर इस सिस्टम पर कौन कौन से फोर्स फील होंगे वो देखते हैं। बस तुम आराम से बताओ, है ना, तुम आराम से बताओ कि एक तो इस पूरे सिस्टम का डेड वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, m प्लस m मतलब 2mg, सही ना। एक तो पूरे सिस्टम का टोटल डेड वेट या टोटल ग्रेविटेशन फोर्स m प्लस m मतलब 2mg ये फील होगा। और बताओ और कौन सा, बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बस पहले इस पार्टिकल पर देखते हैं। तो तुम बताओ ये जो पार्टिकल है ना, बताओ फाइनली पूरा सिस्टम ओमेगा फाइनल की एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूम रहा है ना, तो इस पार्टिकल पर भी बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। और कितना होगा, m ओमेगा स्क्वायर r, r इस पार्टिकल की एक्सिस से डिस्टेंस 3l/4। और साथ में रॉड भी घूम रही है, तो रॉड पर भी बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फील होगा। और हमको पता है कि रॉड बड़ा ऑब्जेक्ट है और बड़े ऑब्जेक्ट पर टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर r सेंटर ऑफ मास। तो रॉड पर लगने वाला टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा फाइनल स्क्वायर इंटू r सेंटर ऑफ मास इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से डिस्टेंस। तो बताओ इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, l/4। बस अब तो कोई अनपढ़ ही बोल सकता है कि 2mg भी नीचे की ओर है, ये भी सपोर्ट को खींचेगा। ये m ओमेगा स्क्वायर 3l/4 भी नीचे की ओर ये भी खींचेगा। और m ओमेगा स्क्वायर l/4 ये भी नीचे की ओर ये भी खींचेगा। तो बताओ इफेक्टिव नीचे की ओर फोर्स कितना होगा, 2mg प्लस ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस ये वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इतना इफेक्टिव फोर्स नीचे लगेगा तो जो रॉड है वो सपोर्ट को ओवरऑल इतने फोर्स से खींचेगा। तो एज ए रिएक्शन है सपोर्ट रॉड को भी नहीं छोड़ेगी, सपोर्ट रॉड को भी उतने ही फोर्स से खींचेगी। मतलब कितने फोर्स से, 2mg प्लस m ओमेगा फाइनल स्क्वायर इंटू 3l/4 प्लस m ओमेगा फाइनल स्क्वायर r सेंटर मास मतलब l/4। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये तो देखो क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि कोई यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है जिसका मास m और रेडियस r है ना। अब देखो इस डिस्क को इस कॉर्ड वाले एक्सिस पर माउंट कर दिया है, मतलब इस कॉर्ड से गुजरने वाला और प्लेन में लाई करने वाला है ना। तो इस डिस्क को इस कॉर्ड वाले एक्सिस पर माउंट कर दिया है, मतलब डिस्क इस एक्सिस के अबाउट, है ना, मतलब इस कॉर्ड वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। और हमको दे रखा है कि ये जो एक्सिस है वो सेंटर मास से r/4 डिस्टेंस पर है। अब देखो इस डिस्क के टॉप मोस्ट पॉइंट पर उतने ही मास में तो m मास का एक पार्टिकल भी जोड़ दिया है ना। और ये पूरा सिस्टम इस कॉर्ड वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। तुम खुद बताओ, इस बार पूरे सिस्टम को नीचे वाले एक्सिस पर माउंट कर रखा है, मतलब अब ये सिस्टम बिल्कुल अटका होगा, तो बिल्कुल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। अब इसको थोड़ा सा आगे की ओर, है ना, इसको थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। और बताओ रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 है। तो बताओ थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो ये सिस्टम फ्रीली घूमता हुआ नीचे की ओर जाएगा, है ना। बस हमको पूछा है कि जब ये सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। और ऐप पे तो मैं ज्यादा क्लियर बता नहीं पाऊंगा, इसी चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए जो कैमरा है उसकी ओर देखना तुम, है ना, थोड़ी देर के लिए कैमरे की ओर देखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कहने, चला हाँ, क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि ऐसे ऐसी कोई डिस्क है ना, वो इस वाले एक्सिस के अबाउट, मतलब प्लेन में लाई करने वाले इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है। तो अभी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगी ना। तो अब ऐसा करते हैं कि इसको थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। तुम बताओ कि इसको थोड़ा सा भी आगे की ओर डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो सिस्टम फ्रीली घूमता हुआ नीचे जाएगा, है। तो ये ध्यान रखना कि इस वाले एक्सिस के अबाउट घूमने के लिए फ्री है ना, थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो सिस्टम फ्रीली घूमता हुआ नीचे जाएगा। बस ये सिस्टम जब लोएस्ट पोजीशन से पास होगा
तब इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। हाँ बच्चों, इसको करते हैं। तो चलो ऐसा करते हैं कि जो है ना, पूरे सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं, और चलो जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसको इनिशियल, और सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास हो रहा है उसको फाइनल। तो चलो तुम कॉन्फिडेंटली बताओ कि इनिशियल से फाइनल के बीच हम क्या लगा देंगे, बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन। तुम खुद बताओ, इसको सिस्टम को छोड़ दिया मत, तो सिस्टम फ्रीली मूव कर रहा है कोई पकड़ करके तो नहीं ले जा रहे ना, बस इस सिस्टम को छोड़ दिया मत, तो सिस्टम फ्रीली मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन जैसा कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, तो इस सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। बस इनिशियल से फाइनल के बीच हम क्या लगा देंगे, सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन, लेकिन स्मार्ट तरीके से लगाते हैं तो बस यहाँ भी वैसा ही है। पता ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है ना, तो बस यहाँ भी स्मार्ट तरीके से लगा सकते हैं। तो तुम खुद बताओ कि सिस्टम ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है, और बदले में काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो रहा है। बस हम, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि इनिशियल से फाइनल तक पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लगा देंगे। चलो पहले, है ना, पहले इनिशियल से फाइनल तक पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। वो एक डिस्क की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अलग देखेंगे, और पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी अलग देखते हैं। चलो पहले डिस्क की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमको पता है कि डिस्क तो बड़ा ऑब्जेक्ट है, और बड़े ऑब्जेक्ट की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg h सेंट्रोमास। जहाँ h सेंट्रोमास क्या होगा, डिस्क का सेंट्रोमास कितना नीचे आ रहा है वो देखना है बस। ये तो तुम शक्ल देखते ही बता सकते हो कि शुरू में डिस्क का सेंट्रोमास इस एक्सिस से r/4 ऊपर था, और बाद में उसका सेंट्रोमास एक्सिस से r/4 नीचे चला जाएगा। तो बताओ इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली डिस्क का सेंट्रोमास कितना नीचे आया है, r/4 प्लस r/4 मतलब r/2 नीचे आया है। बस इस डिस्क की तो डिक्रीज इन पोटेंशियल mg h सेंट्रोमास मतलब r/2, और अब इस पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल देखते हैं। तुम बताओ कि शुरू में जो पार्टिकल है वो एक्सिस से कितना ऊपर है, बताओ। r प्लस r/4 मतलब 5r/4, तुम बताओ ना। ये r/4 और ये r, तो बताओ शुरू में पार्टिकल इस एक्सिस से कितना ऊपर है, r प्लस r/4 मतलब 5r/4 ऊपर है, और लास्ट में पार्टिकल एक्सिस से 5r/4 ही नीचे चला जाएगा। बस आराम से बताओ कि शुरू में पार्टिकल एक्सिस से 5r/4 ऊपर है, और बाद में एक्सिस से 5r/4 नीचे जा रहा है। तो इनिशियल के कंपैरिजन में फाइनली पार्टिकल वर्टिकल कितना नीचे जा रहा है, 5r/4 प्लस 5r/4 मतलब 5r/2 इतना नीचे जा रहा है। तो बताओ इस पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mg इंटू 5r/2। तो ये तो, है ना, ये तो पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो तुम बताओ कि इसको रेस्ट से रिलीज किया है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वही इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। तो बताओ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो सिस्टम की फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और तुम बताओ कि ये डिस्क और पार्टिकल दोनों जुड़े हुए हैं, साथ साथ मूव कर रहे हैं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी एक साथ निकाल सकते हैं। तो बताओ, है ना, मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई टोटल है, तो फाइनली इस पूरे सिस्टम की इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ आई टोटल इनटू ओमेगा फाइनल, है ना। बस बिल्कुल सिंपल लगा सकते हैं कि पूरे सिस्टम की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। बस डिस्क की तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh सेंट्रोमास मतलब r/2, और पार्टिकल की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की जगह 5r/2 इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों साथ साथ मूव करें, तो पूरे सिस्टम की इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी एक साथ निकाल सकते हैं, हाफ आई टोटल ओमेगा फाइनल स्क्वायर, जहां आई टोटल इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो चलो इस एक्सिस के अबाउट
पहले डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो उसमें हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। तो स्मार्टली बताओ कि डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस का यूज करेंगे। क्या ये वाला एक्सिस इसके पैरेलल होगा क्या? नहीं होगा ना। तो डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो उसके पैरेलल इस एक्सिस मतलब डायमेट्रिकल एक्सिस का यूज करेंगे। तो बस तुम बताओ कि डिस्क का इस एक्सिस मतलब डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/4। तो इस एक्सिस के अबाउट mr²/4, तो उसके पैरेलल इस कोड वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा? mr²/4 प्लस m इंटू ए डिस्टेंस r/4 का स्क्वायर। तो इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का तो इतना हो गया, और इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस छोटे से पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सिंपली mr²। तो m इंटू r इस पार्टिकल की एक्सिस से डिस्टेंस 5r/4 का स्क्वायर। बस, है ना। एक लाइन में इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व कर लोगे तुम्हारे पास ओमेगा फाइनल आ जाएगा, मतलब इस सिस्टम की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। एक कैलकुलेशन कर लेना, डायरेक्ट बता रहा हूँ कि सॉल्व करेंगे तो ओमेगा फाइनल तुम्हारे पास √16g/5r। बस फाइनली, है ना, जब लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तो पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, है ना। और हम ये भी देख सकते हैं कि बताओ, जब ये सिस्टम लोएस्ट पोजीशन से पास होगा तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी, है ना। ये कर लिया। चलो, कई बार इसका सेकंड पार्ट पूछता है, कई बार पूछता है कि इस इंस्टेंट पर सपोर्ट के द्वारा इस डिस्क पर कितना रिएक्शन लगाया जाएगा, वो पूछता है। तो अब इतने सुंदर चित्र को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है ना। तुम खुद बताओ कि इस बार भी सपोर्ट पर जो रिएक्शन होगा वो बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। कितना होगा वो मुंह जुबानी बोल सकते हैं, है ना। बताओ, पूरे वही रोटेटिंग फ्रेम से देखेंगे ना, तो पूरे सिस्टम पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे। एक तो बताओ पूरे सिस्टम का टोटल डेड वेट या ग्रेविटेशन फोर्स m टोटल इंटू जी मतलब 2mg, और बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बताओ, ये पार्टिकल भी ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इस पर बाहर की ओर फेंकने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? m ओमेगा फाइनल स्क्वायर इंटू r की जगह 5r/4। और डिस्क पर लगने वाला टोटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? m ओमेगा स्क्वायर r सेंट्रोमास, जब r सेंट्रोमास इसके सेंट्रोमास की एक्सिस से डिस्टेंस r/4। तो बताओ, इफेक्टिव नीचे की ओर कितना होगा? 2mg प्लस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्लस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो डिस्क ओवरऑल इतने फोर्स से सब एक्सिस को नीचे की ओर खींचेगी, तो ऐसी रिएक्शन है जो एक्सिस है उतने ही फोर्स से डिस्क को ऊपर की ओर खींचेगा। तो सपोर्ट के कारण डिस्क पर लगने वाला रिएक्शन कितना होगा? 2mg प्लस ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा फाइनल स्क्वायर इंटू 5r/4, और एक डिस्क का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा फाइनल स्क्वायर r सेंट्रोमास, सेंट्रोमास की एक्सिस से डिस्टेंस r/4। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आ गए तो तुम इजीली कर सकते हो। हाँ बच्चों, जी 98 में जो क्वेश्चन आया था उसमें एक और चीज पूछी थी, पूछा था कि फाइनल इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी होगी। बस आराम से बताओ कि फाइनली इस पूरे सिस्टम की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फाइनल हो, तो इस पार्टिकल की लीनियर स्पीड कितनी हो जाएगी? v इक्वल टू ओमेगा। तो ओमेगा की जगह ओमेगा फाइनल और r इस पार्टिकल की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5r/4, ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छे ध्यान रखना कि भले हमको लीनियर स्पीड पूछी हो, लेकिन हम लोग तो एंगुलर वेलोसिटी से ही करेंगे, है ना। क्योंकि हमको पता है ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, हर पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी तो अलग अलग होगी, एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इससे कसम खा लेना कि ऐसे रोटेशन मोशन के जो भी क्वेश्चन हो, है ना, रोटेशन मोशन के जो भी क्वेश्चन उसमें भले ही डराने के लिए हमको किसी पार्टिकल की लीनियर स्पीड पूछी हो, लेकिन हम लोग तो इसको एंगुलर स्पीड से ही करेंगे। लीनियर स्पीड को लास्ट में निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, देखो अभी हमने लीनियर मोशन के सिमिलर रोटेशन मोशन का न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया, और लीनियर मोशन के सिमिलर ही रोटेशन मोशन में वर्क और एनर्जी के भी कंसेप्ट पढ़ लिए। तो देखो तुमको याद होगा कि वर्क और एनर्जी के बाद
लीनियर मैकेनिक्स में हमने अगली चीज क्या पढ़ी थी? मोमेंटम। ये तो याद होगा। लीनियर मोशन में वर्क और एनर्जी के बाद अगली चीज हमने मोमेंटम पढ़ी थी। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि लीनियर मोशन में जो काम मोमेंटम करता है और रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर मोमेंटम करता है, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई एंगुलर मोमेंटम का बेसिक एक्सप्रेशन क्या होगा वो तुम लॉजिकली सोच सकते हो, है ना? तो हमको है ना, हमको अच्छे पता है कि लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? m इंटू वी। तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखना है। ये तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, है ना? हमको अच्छे ही पता है कि लीनियर मोशन में जो काम मास करता है और रोटेशन मोशन में वही काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, और लीनियर मोशन में जो काम वेलोसिटी करती है, रोटेशन मोशन में वही काम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा करेगी। बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जैसे लीनियर मोमेंटम बेसिकली m इंटू वी होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होगा? m की जगह I और v की जगह ओमेगा। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि लीनियर मोमेंटम बेसिकली m इंटू वी, वैसे एंगुलर मोमेंटम बेसिकली I इंटू ओमेगा होता है, ठीक है ना? तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई छोटा सा पार्टिकल हो, है ना? कोई छोटा सा पार्टिकल हो, वो लीनियर मोशन कर रहा हो, तो उसका किसी भी पॉइंट या किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देख लेते हैं, ठीक है? चलो इसके लिए एक बहुत प्रैक्टिकल केस लेते हैं, ध्यान से देखना। तो ऐसे मान लेते हैं कि m मास का कोई पार्टिकल है जो v की वेलोसिटी से लीनियर मोशन कर रहा है। तो चलो मान लेते हैं कि इस पार्टिकल से r डिस्टेंस पर कोई ऐसा पॉइंट या कोई एक्सिस है जिसको ओरिजिन मान लेते हैं, और चलो इसके वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल थीटा मान लेते हैं। तो बस हमको देखना है कि इस पॉइंट के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। सही है ना? वही इस पॉइंट या इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि बताओ इस पॉइंट के अबाउट भी इसका एंगुलर मोमेंटम बेसिकली क्या होगा? आई इंटू ओमेगा। इसमें आई देखते हैं तो बताओ आई तो इस पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, और अब ओमेगा देखना है ना? तो मैंने तुमको रिजिड बॉडी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी भी वेलोसिटी टेढ़ी हो तो पूरी पूरी वेलोसिटी नहीं घुमाती है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही घुमाता है। तो उसके लिए इस वेलोसिटी के कंपोनेंट कर लेंगे। बताओ वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मिलाने वाली लाइन के अलोंग और एक मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। बताओ इसकी वेलोसिटी v है और इसके साथ एंगल बन रहा है, इसलिए v का एक कंपोनेंट v cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है, मतलब v का एक कंपोनेंट v sin थीटा। तो तुम खुद सोच के बताओ कि इन दोनों में से घुमाने का काम कौन सा कंपोनेंट करेगा? v sin थीटा, है ना? तो हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि बताओ v cos थीटा, ये कंपोनेंट तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग है, तो ये कंपोनेंट तो केवल फासले को चेंज करेगा, बाकी घुमाने में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन हम लॉजिकली सोच सकते हैं कि ये जो v sin थीटा कंपोनेंट है, ये मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, तो यही घुमाएगा, मतलब यही एंगुलर वेलोसिटी क्रिएट करेगा। ये तो हमको अच्छे पता है, रिजिड बॉडी के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ओमेगा बेसिकली तो क्या होता है? v ओपन r। लेकिन ये भी बताया था कि कभी भी वेलोसिटी टेढ़ी हो तो पूरी पूरी वेलोसिटी नहीं घुमाती है, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही घुमाता है। इसलिए ओमेगा इक्वल टू v ओपन r की जगह ज्यादा सही शब्दों में v परपेंडिकुलर ओपन r लिख सकते हैं। तो बस अब हम, है ना, अब हम इस पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं ना? तो हमको पता है कि लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, वैसे इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? I इंटू ओमेगा। तो बताओ I तो इस पॉइंट इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या होगा? v परपेंडिकुलर अपन r। तो बताओ v परपेंडिकुलर कितना है? v sin थीटा अपन r, ये लिख सकते हैं। चलो बताओ सॉल्व करेंगे तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ एक r से एक r कैंसिल कर देंगे तो ये एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा? mvr sin थीटा, है ना? तो इसको आगे डायरेक्ट ध्यान रखना, ठीक है ना? तो आगे के लिए डायरेक्ट ध्यान रखना
कि कभी भी कोई पार्टिकल, है ना, कभी कोई पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा हो तो किसी भी पॉइंट के अबाउट, सॉरी, कोई पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा हो तो किसी भी पॉइंट या किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बेसिकली कितना आ गया, mvr sin थीटा, जहां m तो उस पार्टिकल का मास, v उस पार्टिकल की वेलोसिटी, r इस पार्टिकल की उस पॉइंट एक्सिस से डिस्टेंस जिसके रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं। तो m पार्टिकल का मास, v वेलोसिटी, r उस पार्टिकल की उस पॉइंट एक्सिस से डिस्टेंस, और सबसे मेन चीज है थीटा। तो इसमें साफ-साफ दिख रहा है कि थीटा क्या होगा, वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल, या किताबी शब्दों में बोले तो थीटा वेलोसिटी का रेडियल वेक्टर आर वेक्टर के साथ एंगल, है ना। तो बस पक्का बोल सकते हैं कि कोई भी पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा हो तो किसी भी पॉइंट या किसी भी एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम mvr sin थीटा आ गया, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो तुम बताओ कि इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr sin थीटा हो गया ना। तो ऐसा करते हैं कि ये जो mv है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम p बोलते, सॉरी छोटी चीज बताना भूल गया है, कि बताओ इस पॉइंट के अबाउट, है ना, इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो mvr sin थीटा हो गई, और डायरेक्शन तुम अलग से देख सकते हो, है ना। तुम खुद बताओ कि बताओ इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, ऐसे ही घुमाएगी ना। बस इस पॉइंट के अबाउट इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। एनीवे, अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो था एंगुलर मोमेंटम mvr sin थीटा था ना, तो इसमें mv को हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम p। तो होता इससे हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ज्यादा शॉर्ट शब्दों में कितना हो गया, rp sin थीटा, ये हो गया, जहाँ p तो उस पार्टिकल का मोमेंटम और r उस पार्टिकल की एक्सिस से डिस्टेंस। अब चलो, अब हम ऐसा करते हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, है ना, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला sin थीटा की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। और तुम आराम से बताओ कि AB sin थीटा को हम वेक्टर में A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिखते हैं, वैसे एंगुलर मोमेंटम RP sin थीटा है, तो इसको वेक्टर में हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिख सकते हैं। कई डेढ़ बुद्धि लोग सोचते हैं कि इसको हम R क्रॉस P भी लिख सकते हैं और P क्रॉस R भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने बताया था कि एंगुलर मोमेंटम PR sin थीटा है, तो इसको P क्रॉस R या R क्रॉस P कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से कौन सा होगा वो देखना है। तो उसके लिए तुम देख कर बताओ, है ना, बिल्कुल स्मार्टली सोच के बताओ कि बताओ इस बार एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन P वेक्टर से R वेक्टर की ओर घुमाने वाली है या R वेक्टर से P वेक्टर की ओर। बताओ R वेक्टर से P वेक्टर की ओर है ना। तुम खुद बताओ, है ना, तुम खुद बताओ कि इस पॉइंट के अबाउट, सॉरी, इस पॉइंट के अबाउट इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर r वेक्टर ऐसा होगा और इसका वेलोसिटी वेक्टर ऐसा है, और हम लॉजिकली चेक कर चुके हैं कि बता एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने वाली होगी। तो तुम खुद बताओ कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किधर से किधर की ओर है, r वेक्टर से v वेक्टर की ओर घुमाने वाली है या r वेक्टर से p वेक्टर की ओर घुमाने वाली है। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को r क्रॉस p बोलते हैं। और ध्यान रखना कि केवल यही नहीं, या ध्यान रखना केवल इसी केस में नहीं, तुम किसी भी केस में देखो, हर बार एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन r वेक्टर से p वेक्टर की ओर ही घुमाने वाली होगी। इससे एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। ये देख लिया। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा किताबी शब्दों में देखते हैं यार। तो इसको थोड़ा किताबी शब्दों में देखते हैं। तो तुम खुद बताओ कि एंगुलर मोमेंट, है ना, एंगुलर मोमेंटम का सबसे मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या आ गया, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हो गया। और अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको उस वेक्टर का मोमेंट बोलते हैं, है ना। तो अच्छे ध्यान रखना तो कि किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको मैथमेटिक्स के शब्दों में मोमेंटम, क्या बोल रहा हूँ, है ना, किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको उस वेक्टर का मोमेंट बोलते हैं। तो होता एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी वेक्टर है, तो इसको पी वेक्टर मतलब मोमेंटम वेक्टर का मोमेंट बोल सकते हैं, है। तो किताबी शब्द भी ध्यान रखना
कि एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी, आर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको मोमेंट बोलते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो पी वेक्टर का मोमेंट है, मतलब इसको मोमेंटम का मोमेंट बोल सकते हैं। इसीलिए एंगुलर मोमेंटम को किताबी शब्दों में क्या बोलते हैं, है ना, अपनी किताबी शब्दों में लिखा होता है कि द मोमेंट ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एक बार इस मोमेंट वाली चीज को थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा जनरलाइज करके देख लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि कोई भी हो, ए वेक्टर, बी वेक्टर, एफ वेक्टर, कोई भी हो, उसका पोजीशन वेक्टर या आर वेक्टर के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको उस वेक्टर का मोमेंट बोलते हैं। जैसे हमको फोर्स वेक्टर का मोमेंट देखना है, तो बस तुम बताओ कि फोर्स वेक्टर का मोमेंट क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस एफ एफ वेक्टर, है ना। तो ये ध्यान रखना कि आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होगा, उसको एफ वेक्टर का मोमेंट बोलेंगे। ऐसे कोई भी जनरल ए वेक्टर है तो इस ए वेक्टर का मोमेंट क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ऐसे ही कोई भी दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है तो उसका मोमेंट क्या होगा, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना। और ऐसे ही मोमेंटम वेक्टर के मोमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, आर क्रॉस पी। और ये जो आर क्रॉस पी होता है इसी को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, है ना। तो आगे इस मोमेंट शब्द से डरना मत, लास्ट बार बोल रहा हूँ कि कोई भी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, कोई भी वेक्टर हो, उसका पोजीशन वेक्टर या रेडियल वेक्टर मतलब आर वेक्टर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे आर क्रॉस एफ होगा उसको फोर्स वेक्टर का मोमेंट, आर क्रॉस ए वेक्टर होगा उसको ए वेक्टर का मोमेंट, आर क्रॉस बी होगा उसको बी वेक्टर का मोमेंट। और ऐसे ही जो आर क्रॉस पी वेक्टर होता है उसको मोमेंटम वेक्टर का मोमेंट बोलते हैं। और मोमेंटम वेक्टर का जो मोमेंट होता है उसी को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, है ना। तो बस अपनी इंडियन बुक में, है ना, अपनी इंडियन बुक में बस यही डेफिनेशन, किताबी डेफिनेशन दी होती है। तो हम भी ज्यादा होशियारी नहीं मारेंगे, ताकि कभी तुमको 11th के एग्जाम में एंगुलर मोमेंटम की किताबी डेफिनेशन पूछे तो एक ही चीज ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, तो उसको किताबी शब्दों में क्या बोल सकते हैं, मोमेंट ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। दैट्स ऑल। हाँ बच्चों, अभी तो हमने एंगुलर मोमेंटम को कंसेप्चुअली देखा, लेकिन चलो एक बार ऐसा करते हैं कि इस एंगुलर मोमेंटम को बिल्कुल शुद्ध किताबी शब्दों में देख लेते हैं। ठीक, मतलब किताब में जिस क्रम से दे रखा है उस क्रम में भी एक बार बेवकूटाई से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने, है ना, मैंने तुमको अभी बताया था कि एंगुलर मोमेंटम की किताबी डेफिनेशन क्या होती है, द मोमेंट ऑफ मोमेंटम वेक्टर इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। मैंने बताया था कि किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि मोमेंटम वेक्टर का जो मोमेंट होता है उसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। तो तुम तुम आराम से बताओ कि मोमेंटम वेक्टर को अगर पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करें तो मोमेंटम वेक्टर के मोमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, तो उसी को एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। बस हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या आ गया, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। जो आर वेक्टर तो उस पॉइंट से पार्टिकल को मिलाने वाला पोजीशन वेक्टर है, रेडियल वेक्टर, और पी वेक्टर उसका मोमेंटम वेक्टर। तो एंगुलर मोमेंटम को मैथमेटिकली आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो ये तो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में आ गया। एक बार एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा होता है। तो वैसे ही एंगुलर मोमेंटम आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ आर मॉड ऑफ पी साइन थीटा ही होगा। थोड़ा सा और ऑपरेशन कर सकते हैं। बताओ ये जो मोमेंटम है इसको खोल करके m इंटू वी लिख सकते हैं। तो मोमेंटम को m इंटू वी लिखेंगे तो अब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, एम वी आर साइन थीटा, है ना। तो मोमेंटम को m इंटू वी लिखे तो अब एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एम वी आर साइन थीटा हो गया, है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम का, है ना, एंगुलर मोमेंटम का सबसे जनरल या सबसे एलिमेंट्री फॉर्मूला होता है एम वी आर साइन थीटा, जहां m उस पार्टिकल का मास, v उस पार्टिकल की वेलोसिटी, r उस पार्टिकल की उस पॉइंट या एक्सिस से डिस्टेंस, जिस पॉइंट के अबाउट हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना, उस पॉइंट से इस पार्टिकल की डिस्टेंस, और सबसे मेन चीज थीटा,
तो हमको अच्छे पता है कि थीटा क्या होगा, इसकी वेलोसिटी वेक्टर का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल, या किताबी शब्दों में बोले तो क्या बोल सकते हैं, थीटा इसके वेलोसिटी वेक्टर का मिलाने वाली लाइन मतलब रेडियल वेक्टर के साथ एंगल है। तो तुम खुद सोच के बताओ कि एंगुलर मोमेंटम काफी कुछ टॉर्क के सिमिलर है ना। बताओ, टॉर्क का वेक्टर फॉर्मूला r क्रॉस f और एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर फॉर्मूला r क्रॉस p। टॉर्क का मैग्नीट्यूड fr sin थीटा और एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड mvr sin थीटा। तो इसको टॉर्क के सिमिलर समझ सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ रहा हूँ, है ना। तुम अच्छे ध्यान रखना कि कभी भी किसी मूविंग पार्टिकल का, है ना, कभी किसी मूविंग पार्टिकल का किसी भी पॉइंट या किसी भी एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो उसका सबसे स्मार्ट तरीका ये है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड तो हम mvr sin थीटा से निकाल लेंगे और उसकी डायरेक्शन को अलग से एडजस्ट करेंगे। टॉर्क में भी ऐसा ही करते थे ना, तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम में भी ऐसा ही करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू तो mvr sin थीटा से निकाल लेंगे और इसकी डायरेक्शन को हम लॉजिकली अलग से एडजस्ट करेंगे, है ना। और डायरेक्शन तुम लॉजिकली बता सकती हो। तुम खुद बताओ कि इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज घुमाएगी ना, है ना, डायरेक्ट दिख रहा है। इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। और अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा हो तो इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ध्यान रखना कि जैसे हमने टॉर्क की डायरेक्शन निकाली थी वैसे ही एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन देख सकते हैं। अब देखो, तो देखो जैसे इस पॉइंट, है ना, कोई स्मार्ट पर्सन हो, कोई स्मार्ट पर्सन हो तो लॉजिकली बोल सकता है कि इस पॉइंट या इस एक्सिस के अबाउट वेलोसिटी ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएगी तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अगर कोई इतनी बुद्धि नहीं लगा पा रहा है तो तुम चाहो तो इसको थोड़ा अनपढ़ों के टाइप से भी देख सकते हो। जैसे पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इस पॉइंट या इस एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखनी है ना, तो उसको तुम चाहो तो अनपढ़ के टाइप से भी देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये तरीका होता है कि चलो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि इस पार्टिकल को इस एक्सिस से हमने किसी इलास्टिक धागे से जोड़ दिया है ना। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं कि इस पार्टिकल को इस एक्सिस से किसी इलास्टिक धागे से जोड़ दिया है। तो बस तुम आराम से बताओ कि पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है ना, तो तुम बताओ कि पार्टिकल जब इधर पहुंच जाएगा तो धागा यहाँ चला जाएगा, पार्टिकल और आगे बढ़ेगा तो धागा यहाँ पहुंच जाएगा। तो तुम बताओ कि पार्टिकल जैसे जैसे मूव करेगा, बताओ धागा कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज। पहले धागा ऐसा था, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है वैसे वैसे धागा क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन मेरे ख्याल से ये धागा लगाना और वो सब की जरूरत नहीं है, तुम तो शक्ल देखते ही बता सकते हो कि इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। ठीक, एक और छोटी चीज बता रहा हूँ, है ना, एक और छोटी चीज बता रहा हूँ। तो ये मैंने टॉर्क के टाइम पे बताया था, तो यहाँ भी वही बता रहा हूँ कि बताओ चाहे टॉर्क हो, कि चाहे टॉर्क हो या एंगुलर मोमेंटम हो, इसकी डायरेक्शन को हम लोग तो अपने इंसानी शब्दों में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर इसको किताबी शब्दों में रिप्रेजेंट करना हो तो राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। बताया था ना कि चाहे टॉर्क हो, एंगुलर वेलोसिटी हो, एंगुलर मोमेंटम हो, इसकी डायरेक्शन हम लोग तो इंसानी शब्दों में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से ही रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर इस डायरेक्शन को किताबी शब्दों में बोलना है तो राइट हैंड रूल लगाएंगे। तो बस आराम से बताओ, ये पार्टिकल जिस डायरेक्शन में घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा। इसलिए टेक्निकली बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अंदर की ओर होगी, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं या माइनस a कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेवकूफ भरी चीज आगे नहीं बताऊंगा कि टॉर्क को एंगुलर मोमेंटम हो किस कोई भी हो, उसकी डायरेक्शन हम तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से यूज करेंगे। लेकिन किताबी शब्दों में बोलना है तो उसके लिए राइट हैंड रूल लगाएंगे। ठीक, अब देखो आगे बढ़ने के पहले एक बार ऐसा करते हैं कि केवल एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन पे कंसंट्रेट करते हैं। अलग अलग मैं रैंडम केस दे रहा हूँ, उसमें तुमको एंगुलर मोमेंटम की केवल डायरेक्शन देखनी है ना। जैसे टॉर्क की डायरेक्शन देखी थी वैसे ही एंगुलर मोमेंटम की भी डायरेक्शन तुम देख सकते हो। तो ऐसे सिंपल सा केस दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी पार्टिकल
v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है ना, कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो सबसे पहले पूछा है कि ए पॉइंट या इस वाले एक्सिस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी होगी। तो देखो, कोई स्मार्ट पर्सन तो फीलिंग से बोल सकता है कि इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज। तो इस ए पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्लॉकवाइज होगा। या धागे की ट्रिक भी लगा सकते हो, इस पार्टिकल को इस एक्सिस से जोड़ दें, तो जैसे जैसे पार्टिकल आगे बढ़ेगा धागा क्लॉकवाइज ही घूमेगा ना, तो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। या किताबी शब्दों में बोलना है तो परपेंडिकुलर अंदर की हो। चलो अगला केस ले रहा हूँ, है ना। इस बार भी सेम वही केस है कि m मास का पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इस बार हमको इस b पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन देखनी है। बताओ b पॉइंट के अबाउट कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज देख सकते हैं। तो इस बार बी पॉइंट के अबाउट देखना है, तुम बताओ कि बी पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी। तो बी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अपने शब्दों में एंटी क्लॉकवाइज, या किताबी शब्दों में राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बाहर की ओर डॉट डायरेक्शन है के कैप लिखेंगे, है ना। इसको भी तुम चाहो तो मूर्खों से कर सकते हो। तो बताओ, इस पार्टिकल को धागे से मान लेते हैं एक्सिस से जोड़ते हैं। अब तुम बताओ पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो होता जैसे जैसे पार्टिकल मूव करेगा वैसे वैसे धागा कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये धागे को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। चलो अगला केस दे रहा हूँ। इस बार भी वही पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन इस बार हमको देखना है कि इसकी वेलोसिटी की लाइन में जो पॉइंट है उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, डायरेक्शन कैसी होगी। तो बस आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट तो एंगुलर मोमेंटम 0 ही होगा, डायरेक्शन कोई होगी नहीं, मतलब ही नहीं है। ठीक है, साफ साफ देख सकते हैं कि बताओ इस बार है ना, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना है ना, तो इस बार तो जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही है, तो केवल फासला ही चेंज होगा, बाकी घूमेगा बिल्कुल नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। चलो लास्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डायरेक्शन के लिए ध्यान देना, है ना। इस बार भी कोई पार्टिकल v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो सबसे पहले हमको पूछा है कि इधर कोई पॉइंट ए है, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन। तो अब मुझे धागा और सब बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बताओ ए पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी। तो ए पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम ऐसा होगा, मतलब क्लॉकवाइज होगा। अब ऐसे ही हमको इस बी पॉइंट के अबाउट पूछा है, तो ये भी कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि बी पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। और ऐसे ही चलो, अब हमको पूछा है कि इस सी पॉइंट के अबाउट, तुम बताओ कि जो वेलोसिटी है वो तो सी पॉइंट के अबाउट तो बिल्कुल मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही है, घुमा ही नहीं पाएगी। तो इस सी पॉइंट के अबाउट या वेलोसिटी की लाइन में जितने ही पॉइंट है उनके अबाउट एंगुलर मोमेंटम आंखें बंद करके 0 होगा, तो डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने, हाँ बच्चों ये देखो, अभी हमने एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन निकालना भी देख लिया, तो हमको अच्छे पता चल गया कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर फॉर्म में तो आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, और एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का जनरल फॉर्मूला mvr sin थीटा होता है। ठीक, अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि जैसे टॉर्क के फॉर्मूले को दो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, याद है ना। तो जैसे टॉर्क के फॉर्मूले को हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे ही हम इस एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को भी शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और देखो, शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बार तो साइन थीटा को v के साथ लिखेंगे और एक बार साइन थीटा को r के साथ। तो चलो पहले हम ऐसा करते हैं कि साइन थीटा को v के साथ लिखते हैं, तो बताओ, है ना, बताओ अब इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m। साइन थीटा को v के साथ लिखेंगे तो v साइन थीटा इंटू r को अकेला रहने देते हैं। तो अब ये v साइन थीटा देखना है, तो हम लॉजिकली देख चुके थे कि v साइन थीटा क्या होता है, वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, मतलब v परपेंडिकुलर। बताओ परपेंडिकुलर वेलोसिटी घुमाती है ना, तो हम बोल सकते हैं कि v साइन थीटा क्या होगा, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, मतलब v परपेंडिकुलर। तो एंगुलर मोमेंटम का शॉर्ट फॉर्मूला क्या बन गया, mv परपेंडिकुलर r। अब देखो, अगली बार हम ऐसा करते हैं कि साइन थीटा को r के साथ लिखते हैं, तो बताओ अब एंगुलर, है ना, अब एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, m
v को अकेला ही रहने देते हैं और sin थीटा को r के साथ लिखते हैं तो r sin थीटा आ जाएगा। तो बस तुम लोग है ना, तुम स्मार्टली बताओ कि जैसे v sin थीटा को हमने v परपेंडिकुलर लिखा था, वैसे ही r sin थीटा को हम r परपेंडिकुलर लिख सकते हैं। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम का दूसरा शॉर्ट फॉर्मूला mv r परपेंडिकुलर हो गया। हाँ बच्चों ठीक है, तो अच्छे ध्यान रखना कि जैसे टॉर्क को भी हमने दो शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, वैसे एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को भी हमने शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि किसी भी पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम बेसिकली तो mvr sin थीटा होता है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हम mv परपेंडिकुलर r भी लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में mv r परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें v परपेंडिकुलर तो बहुत आसान है ना। तो तब v परपेंडिकुलर तो क्या होगा, सिंपली पार्टिकल की मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना। v परपेंडिकुलर सिंपल है, ये तो वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, लेकिन ये r परपेंडिकुलर थोड़ा टफ है ना। तो ध्यान रखना कि टॉर्क में बताया था और वैसे यहाँ भी बता रहा हूँ कि r परपेंडिकुलर को हम सही शब्दों में क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ध्यान रखना कि जैसे ध्यान रखना कि जैसे टॉर्क में r परपेंडिकुलर को मेजर करने का सेट तरीका होता है, वैसे एंगुलर मोमेंटम में भी r परपेंडिकुलर को मेजर करने का सेट तरीका होता है। ये सेम वही केस दे रहा हूँ कि कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम देखना है और mvr परपेंडिकुलर से देखना है। तो मैंने बताया था कि टॉर्क के सिमिलर एंगुलर मोमेंटम में भी r परपेंडिकुलर को मेजर करने का सेट तरीका होता है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो सबसे पहले इस वेलोसिटी की है ना, इसकी वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आगे बढ़ा देते हैं और फिर एक्सिस से परपेंडिकुलर डालते हैं। ये मेथड है, इसकी वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो आगे बढ़ा देते हैं और एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो तुम बताओ ये डिस्टेंस कौन सी होगी, वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको r परपेंडिकुलर बोलेंगे। और उसकी वैल्यू तुम खुद देख सकते हो। बताओ ये एंगल थीटा है तो ये भी सामने वाला एंगल थीटा, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस r है और एंगल थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, r sin थीटा। तो बताओ r sin थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब r परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। अब देखो तुम अच्छे ध्यान रखना है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि टॉर्क में तो है ना, टॉर्क में तो इन शॉर्ट फॉर्मूले का कम यूज होता था, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में शॉर्ट फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम को जनरली तो mvr sin थीटा लिखते थे, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में mv परपेंडिकुलर r भी लिख सकते हैं या फिर mv r परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। कब कौन सा यूज करना हो, स्मार्टनेस होनी चाहिए। तो ध्यान रखना कि आगे हम क्वेश्चन करेंगे तुमको पता चलेगा कि कई केसेस में परपेंडिकुलर वेलोसिटी निकालना आसान होता है, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए mv परपेंडिकुलर r लगाते हैं, लेकिन कई केसेस में परपेंडिकुलर वेलोसिटी बहुत टफ हो जाती है, लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आसान होता है, तो तब फिर एंगुलर मोमेंटम के लिए mv r परपेंडिकुलर का यूज करेंगे। तो चलो अब हम है ना, अब हम इस मूविंग पार्टिकल का किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने के क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं, लेकिन उसमें तुमको बस स्मार्टली यही जज करना है कि उसमें v परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान होगा या r परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान होगा, वो तुमको देखना है। हाँ बच्चों, एंगुलर मोमेंटम निकालने के कुछ एग्जांपल लेते हैं, है ना। तो चलो पहले कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखना। देखो इस बार हमको दे इस बार हमको दे रखा है कि एच साइड का कोई टावर है और टावर के टॉप मोस्ट पॉइंट से किसी बॉल को u वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, देखो टावर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। तो हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर इस ओरिजिन के अबाउट इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो देखना है। तो मैंने अभी बताया था कि एंगुलर मोमेंटम के लिए हम mv परपेंडिकुलर r भी लगा सकते हैं या फिर mv r परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं। तो बताओ इस बार एंगुलर मोमेंटम के लिए कौन सा बेटर रहेगा, ये बताओ mv परपेंडिकुलर r बेटर रहेगा। तुम खुद बताओ कि इस बार r परपेंडिकुलर तो मेजर करना बहुत टफ है, लेकिन
v परपेंडिकुलर बहुत आसान है, तो बताओ इस बार एंगुलर मोमेंटम के लिए बेस्ट फॉर्मूला कौन सा रहेगा? एम वी परपेंडिकुलर आर। इसमें हमको मेनली v परपेंडिकुलर देखना है तो मैंने अभी बताया था कि v परपेंडिकुलर क्या होता है? मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो होता है इसकी वेलोसिटी u है, तो इसके कंपोनेंट करेंगे। एक तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग और उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी u, इसके साथ एंगल अल्फा बन रहा है, तो ये कंपोनेंट u cos अल्फा और ये u sin अल्फा। तो बताओ मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का काम कौन करेगा? u cos अल्फा। बस ओरिजिन के अबाउट इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? m v परपेंडिकुलर मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी u cos अल्फा इंटू r, इस पार्टिकल की इस एक्सिस से डिस्टेंस h, तो एंगुलर मोमेंटम इतना आ गया। और बताओ इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? क्लॉकवाइज। तुम खुद बताओ, तो बताओ इस O पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी? ऐसे घुमाएगी, तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज। अपने इंसानी शब्दों में क्लॉकवाइज, बाकी किताबी शब्दों में लिखना है तो राइट हैंड रूल का यूज करेंगे, है ना। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अपनी अंगुलियां मोड़ेंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा। इससे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किताबी शब्दों में परपेंडिकुलर अंदर की ओर, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैथमेटिक्स में माइनस के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो था इस बार v परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान था, इससे एम वी परपेंडिकुलर आर लगाया। अगर कोई एम वी आर परपेंडिकुलर कर ले तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन टफ हो जाएगा। तुम बताओ अगर कोई एम वी आर परपेंडिकुलर लगा दे, तुम बताओ आर परपेंडिकुलर तो क्या होगा? इसके वेलोसिटी की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो थोड़ा सा देखना टफ होगा। इस क्वेश्चन में एम वी परपेंडिकुलर आर ही बेटर रहता है। चलो इसका अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो बहुत मामूली है ना, बोर्स थ्योरी का ही ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो जैसे है ना, जैसे मान लेते हैं कोई हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस तो फिक्स है और इलेक्ट्रॉन v के कांस्टेंट स्पीड से इसके चारों ओर, है ना, वही कि न्यूक्लियस तो फिक्स है और इलेक्ट्रॉन v की कांस्टेंट स्पीड से इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। तो हमको पूछा है कि न्यूक्लियस के अबाउट इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, वो देखना है। तो तुम खुद बताओ, इस बार तो एम वी आर परपेंडिकुलर भी वही रहेगा। एम वी परपेंडिकुलर आर से भी कर सकते हैं या एम वी आर साइन थीटा से भी कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इस बार तो वेलोसिटी हमेशा मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इस बार एम वी परपेंडिकुलर आर भी लगा सकते हो, या श्रद्धा हो तो एम वी आर परपेंडिकुलर भी कोई भी लगा सकते हैं। तो चलो इस बार भी एंगुलर मोमेंटम के लिए एम वी परपेंडिकुलर आर लगाते हैं। तो बताओ, है ना, न्यूक्लियस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एम वी परपेंडिकुलर मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो होता है इस बार तो बिल्कुल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस बार तो हर बार इसकी वेलोसिटी मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर ही होगी। इससे v परपेंडिकुलर का काम पूरा पूरा v इंटू आर, इसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस। बस न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम सिंपली एमवीआर होगा। तो मैकेनिक्स में तो बस हम यहीं तक कह सकते हैं, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, है ना, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कि कोई मामूली पार्टिकल नहीं घूम रहा है, एटम के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। और मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे कि बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन nवे ऑर्बिट में अगर घूम रहा हो, तो न्यूक्लियस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम nh ओपन 2 पाई होता है। ये मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ तो बस इतना ही लिखेंगे कि न्यूक्लियस के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम mvr। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि m मास का कोई पार्टिकल है, या m मास का कोई छोटा सा एरोप्लेन है, और ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है। हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है तो इसकी जमीन से हाइट कांस्टेंट रहेगी ना, तो इसकी जमीन से हाइट h दे रखी है, और हमको दे रखा है कि एरोप्लेन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड टाइम के साथ चेंज कर रही है, और इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ v इक्वल टू 5t की पावर 4 के टाइप से चेंज कर रही है। तो हमको देखना है कि ओरिजिन के अबाउट, है ना, हमको पूछा है कि किसी भी जनरल t टाइम पर ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और फिर डराने के लिए पूछा है कि किसी भी जनरल t टाइम पर ओरिजिन के अबाउट इस एरोप्लेन पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, वो देख। स्टार्ट करते हैं। ये तो हमको दे रखा है कि एरोप्लेन v की वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल उड़ रहा है ना,
तो किसी भी जनरल टी टाइम पर ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो बस तुम खुद बताओ कि इस बार एंगुलर मोमेंटम के लिए एम वी परपेंडिकुलर आर ज्यादा आसान होगा या एम वी आर परपेंडिकुलर? इस बार एम वी आर परपेंडिकुलर ज्यादा बेटर रहेगा। या तुम खुद बताओ कि इस बार मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो टफ है, लेकिन आर परपेंडिकुलर निकालना बहुत आसान है। और कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि इस बार आर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? एरोप्लेन की हाइट एच। बस आर परपेंडिकुलर निकालना आसान है। इससे इस बार ओरिजिन के अबाउट इस एरोप्लेन का एंगुलर मोमेंटम हम क्या यूज करेंगे? एम वी आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर को एक बार अलग से निकाल लेते हैं। तो मैंने बताया था कि आर परपेंडिकुलर को मेजर करने का सेट तरीका होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी वेलोसिटी की लाइन को आगे बढ़ा देंगे, मतलब एक्सटेंड करेंगे, और फिर एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो तुम बताओ कि ये डिस्टेंस कौन सी होगी? वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब आर परपेंडिकुलर। और साफ साफ दिख रहा है कि इस बार आर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा? एरोप्लेन की हाइट एच। बस कंफर्म बोल सकते हैं कि ओरिजिन के अबाउट इस एरोप्लेन का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? एम वी, है ना? वी क्या होगा? किसी भी टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी 5t की पावर 4 दे रखी है इनटू आर परपेंडिकुलर, वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच। देखो ये तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है ना? तो तुम कॉमन सेंस से बता सकते हो कि बताओ इस, है ना, इस ओरिजिन के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी? ऐसे घुमाएगी, मतलब ओरिजिन के अबाउट इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब क्लॉकवाइज होगी, ये बोल सकते हैं। अब तुम बताओ कि एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अपने इंसानी शब्दों में तो क्लॉकवाइज, लेकिन अगर किताबी शब्दों में देखना है तो राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। तो अपनी राइट हैंड की अंगुलियों को इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो अंगूठा अंदर की ओर आएगा। इससे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन किताबी शब्दों में लिखें तो परपेंडिकुलर अंदर की ओर, जिसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, या मैथमेटिक्स में इसको माइनस ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो तुम खुद बताओ कि ये वाला जो क्वेश्चन था उसमें आर परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान था, इसलिए एम वी आर परपेंडिकुलर लगाया। बाकी अगर कोई एम वी परपेंडिकुलर आर लगाए फिर टफ हो जाएगा, है ना? तुम बताओ कि कोई एम वी परपेंडिकुलर आर लगाए तो वी परपेंडिकुलर, तो इसका वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो टफ हो जाएगा। और आर फिर ये वाली सीधी डिस्टेंस हो जाएगी, वो और महा टफ। इससे ध्यान रखना कि इस बार वी परपेंडिकुलर निकालना टफ था, लेकिन आर परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान था। इसलिए यहाँ एंगुलर मोमेंटम के लिए एम वी आर परपेंडिकुलर लगा दिया। तो किसी भी टी टाइम पर ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम इतना आ गया। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमको पूछा है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर ओरिजिन के अबाउट इस एरोप्लेन पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा वो देखना है। तो देखो भले ही मैंने, है ना, भले ही मैंने टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन नहीं बताया हो, लेकिन तुम अपनी इमेजिनेशन से सोच सकते हो। तुम खुद बताओ कि जिस प्रकार, है ना, जिस प्रकार लीनियर मोशन में फोर्स और मोमेंटम आपस में रिलेटेड होते हैं, वैसे ही रोटेशन मोशन में टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम भी आपस में रिलेटेड होंगे। और हमको पता है कि लीनियर मोशन में फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई dt। वैसे रोटेशन मोशन में हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट टॉर्क इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब डी एल बाई डी टी। ऐसे खुद बना सकते हो कि रिजल्टेंट फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डीपी बाई टी। तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मतलब डी एल बाई डी टी। बस बताओ इस एंगुलर मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो टॉर्क आ जाएगा। चलो इसमें कांस्टेंट बाहर, मतलब 5mh, ये कांस्टेंट है बाहर, और बचा t की पावर 4, तो उसका डिफरेंशिएशन 4t क्यूब। तो किसी भी जनरल टाइम पर टॉर्क इतना आ जाएगा, ठीक है। और हम क्लियरली बोल सकते हैं इस बार टॉर्क की डायरेक्शन देखोगे तब भी, या तुम खुद बताओ कि एंगुलर मोमेंटम को वेक्टर फॉर्म में दिस थिंग माइनस के कैप लिख सकते हैं ना? तो टॉर्क को भी दिस थिंग माइनस के कैप लिख सकते हैं, और इसकी भी डायरेक्शन ऐसी होगी, मतलब क्लॉकवाइज होगी। हाँ बच्चों, इसी का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो,
इस बार हमको दे रखा है कि x और y एक्सिस है ना। देखो इस बार हमको दे रखा है कि m मास का कोई हमको दे रखा है m मास का कोई पार्टिकल है जो v की कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इस बार हमको डराने के लिए उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है। हमको दे रखा है कि पार्टिकल किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमको डराने के लिए दे रखी है x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हमको पूछा है कि ओरिजिन के अबाउट, है ना, ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमको दे रखा है कि पार्टिकल किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, और इस बार हमको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ नहीं दे रखा, डराने के लिए उसकी इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बस सबसे पहला काम ये करेंगे कि स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन दे रखी है उससे स्ट्रेट लाइन का चित्र बनाएंगे। बस उसके लिए तुम इसको, है ना, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में भी ला सकते हो, या ज्यादा बुद्धि हो तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। चलो हम छोटे बच्चों टाइप से इसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में ले आते हैं। तो उसके लिए बस माइनस y को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, माइनस y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस y को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू x माइनस 6। अब बताओ y बिल्कुल अकेला हो गया, तो बताओ अब इसको स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं। तो तुम आराम से बताओ, इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो इसमें c या y इंटरसेप्ट का काम कौन करेगा, -6, है ना। तो इसमें c या y इंटरसेप्ट का काम -6 करेगा, और तब y इंटरसेप्ट -6 से मतलब लाइन y एक्सिस पर 6 जितनी नीचे कट करेगी, आता होगा ना। तो सी या वाई इंटरसेप्ट -6 से मतलब लाइन वाई एक्सिस पर 6 जितना नीचे कट करेगी। ऐसे बताओ कि कंपेयर करने पर एम या स्लोप का काम कौन करेगा, 1। तो बोल सकते हैं कि कंपेयर करने पर एम या स्लोप का काम कौन करेगा, 1 करेगा। और तुम बताओ कि स्लोप पॉजिटिव तो लाइन ऐसे ऊपर की ओर जाएगी, ठीक ना। और तुम बताओ कि एम या स्लोप का काम 1 कर रहा है ना, तो बताओ स्लोप 1 है तो इस लाइन का टेन थीटा भी 1 होगा। टेन थीटा 1 तो थीटा 45 डिग्री होगा, ठीक ना। बस अब इन स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो y इंटरसेप्ट -6 से मतलब लाइन y एक्सिस पर 6 जितनी नीचे कट करेगी। उसके बाद बताओ स्लोप पॉजिटिव तो लाइन ऊपर जाएगी, और स्लोप 1 टेन थीटा 1 तो थीटा 45 डिग्री, मतलब लाइन x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पर ऐसी ऊपर जाने वाली इस टाइप की होगी, ठीक है ना। और हमको पता है ज्योमेट्री से, हमको पता है कि बताओ ये एंगल 45 है तो ये भी सामने वाला एंगल 45 डिग्री होगा। फिर बताओ इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होता है, उसमें से ये 90, ये 45 चला गया तो ये एंगल भी 45 बचेगा। ये सारी चीजें पता है। बस अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हमको दे रखा है कि कोई m मास का पार्टिकल है ये v की कांस्टेंट स्पीड से, सॉरी, ये v की कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। बस ओरिजिन के अबाउट, है ना, ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। तो तुम स्मार्टली बताओ कि इस बार एंगुलर मोमेंटम निकालने में v परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान होगा या r परपेंडिकुलर। देखते बताओ कि इस बार r परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान होगा। इसलिए इस बार एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या यूज करेंगे, mv r परपेंडिकुलर यूज करेंगे। चलो r परपेंडिकुलर की वैल्यू एक बार अलग से निकाल लेते हैं ना। तो मैंने तुमको अभी बताया था कि r परपेंडिकुलर को मेजर करने का सेट तरीका होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसके वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करेंगे, है ना। तो सबसे पहले इसकी वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, और फिर एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वही वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करेंगे और एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो बताओ ये डिस्टेंस कौन सी होगी, वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी r परपेंडिकुलर। इसकी वैल्यू निकाल सकते हो ना। तो तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपली इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल 45 डिग्री है और हाइपोटेनस 6 है। तो बताओ इस एंगल के सामने वाली साइड या परपेंडिकुलर कितना होगा, 6 का साइन 45। इतनी ज्योमेट्री आती होगी। इस ट्रायंगल में एंगल 45, हाइपोटेनस 6 है,
तो बताए सामने वाली साइड मतलब परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 6 का sin 45। तो बता आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी होगी 6 sin 45 इतनी होगी। तो 6 इंटू साइन 45 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो 3√2 ये हो गया। बस अब हम कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं कि ओरिजिन के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम एम वी आर परपेंडिकुलर। तो मास एम वेलोसिटी v इंटू आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3√2 ये हो गई। अब बताओ ये तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो गई। अब इसकी डायरेक्शन देखनी है। तो कॉन्फिडेंटली बताओ कि अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करे तो ओरिजिन के अबाउट इसके एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कैसी होगी बताओ एंटी क्लॉकवाइज है। तुम कॉमन सेंस समझ सकते हो कि पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, तो तुम कॉमन सेंस से देख सकते हो कि ओरिजिन के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी ऐसे घुमाएगी। इसलिए एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अपने इंसानी शब्दों में एंटी क्लॉकवाइज या किताबी शब्दों में राइट हैंड रूल लगाएंगे तो एक्जेक्टली ऊपर की ओर जिसको डॉट से या एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं ये इजीली कर सकते हैं। चलो इसमें है ना एक और चीज ध्यान रखना कि बता इस बार एम वी आर परपेंडिकुलर से तो बहुत आसान हो गया, लेकिन कोई डेढ़ बुद्धि अगर एम वी परपेंडिकुलर आर लगा दे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। चाहो तो यहाँ बता भी सकता हूँ कि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, तो अगर कोई एम वी परपेंडिकुलर आर लगाए तो फिर उसमें वी परपेंडिकुलर क्या होगा मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो उसके लिए पहले इस पार्टिकल को एक्सिस से मिलाने वाली लाइन बनाएंगे और फिर वेलोसिटी का इस मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट करेंगे। तो ये v परपेंडिकुलर और r इस पार्टिकल के एक्सिस से डिस्टेंस वो भी बहुत टफ हो जाएगा। तो कोई डेढ़ बुद्धि एम v परपेंडिकुलर r लगाए तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन बहुत लेंदी हो जाएगा। इसलिए स्मार्टनेस होनी चाहिए कि कब कौन सा लगाए। तो ध्यान रखना ये पहले दो क्वेश्चन थे उसमें v परपेंडिकुलर ज्यादा आसान था, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एम v परपेंडिकुलर r। और ये जो दो क्वेश्चन थे उसमें r परपेंडिकुलर ज्यादा आसान था, इससे एंगुलर मोमेंटम एम वी आर परपेंडिकुलर ये लगा दिया। चलो इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है यार कि बताओ पार्टिकल v की कांस्टेंट वेलोसिटी से लगातार आगे जाएगा ना, तो हमको पूछता है कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे जाएगा वैसे वैसे ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम बढ़ेगा घटेगा या कांस्टेंट रहेगा। फिर इसको तुम देख सकते हो। तो देखो बाकी फॉर्मूले से तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना। बाकी फॉर्मूले से बहुत टफ हो जाएगा, लेकिन एम वी आर परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले से हम इजीली देख सकते हैं। तुम बताओ कि इसका मास भी कांस्टेंट है, दूसरा इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और तीसरा ये पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो ये पार्टिकल चाहे कितना भी मूव कर जाए इसकी वेलोसिटी की लाइन वही का वही रहेगी। तो वेलोसिटी की लाइन के एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी वही का वही रहेगी। तो बस m कांस्टेंट v कांस्टेंट और r परपेंडिकुलर कांस्टेंट, तो इसका एंगुलर मोमेंटम भी टाइम के साथ कांस्टेंट होगा। बाकी से बहुत टफ हो जाएगा, एम वी आर साइन थीटा है, एम वी परपेंडिकुलर r से टफ हो जाएगा, लेकिन इससे इजीली बोल सकते हैं कि मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है और लकीली स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो तब पार्टिकल चाहे कितना भी मूव कर जाए, है ना, पार्टिकल कितना भी मूव कर जाए इसकी वेलोसिटी की लाइन वही का वही रहेगी। तो वेलोसिटी की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ये 6 sin 45 उतनी रहेगी। तो m कांस्टेंट v कांस्टेंट r परपेंडिकुलर कांस्टेंट, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। कई बार डराने के लिए पूछता है कि किसी भी टी टाइम पर इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा। तो हमको पता है कि टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, चेंज हो ही नहीं रहा है, तो उसकी रेट ऑफ चेंज जीरो होगी, मतलब टॉर्क तो जीरो होगा। ये सब कर सकते हो तुम। हाँ बच्चों देखो कई बार इसमें क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल मोशन से मिक्स करके पूछे जाते हैं, इसको देखना। ठीक है, तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि एक्स एक्सिस है, वर्टिकल को वाई एक्सिस माना है और ये ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक, अब देखो तो हमको दे रखा है कि ओरिजिन से, है ना, ओरिजिन से एम मास की किसी बॉल को यू वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऐसा टेढ़ा फेंका है। तो साफ साफ दिख रहा है कि बॉल ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करेगी, सही है ना। तो बॉल ऐसे ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करेगी, ठीक है। और हमको अच्छे ही पता है कि बॉल को बताओ यू स्पीड से फेंका है तो सिमेट्रिकली यू स्पीड से गिरेगी और
हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका है तो सिमेट्रिकली थीटा एंगल पर ही गिरेगी, तो बॉल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल करेगी। अब देखो इस मूविंग बॉल का ओरिजिन के अबाउट मतलब पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट, सॉरी बोलो, ये तो वही कि इस बॉल का ओरिजिन के अबाउट मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। ये तो देखो सबसे पहले हमको पूछा है कि t इक्वल टू 0 पर इस बॉल का ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, फिर t इक्वल टू u sin थीटा बाय g, इस टाइम पर इसका ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम, फिर t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय g और t इक्वल टू डेढ़ u sin थीटा बाय g। इस टाइप से अलग-अलग टाइम पर इस मूविंग बॉल का पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के रिस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकालना है ना? चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हाँ बच्चों ठीक है। तो बॉल को ऐसा टेढ़ा फेंका प्रोजेक्टाइल कर रही है ना, तो सबसे पहले t इक्वल टू 0 पर तो कोई बच्चा ही बोल सकता है कि t इक्वल टू 0 पर तो बॉल ओरिजिन पर ही होगी, जिसको हम पोजीशन A बोल लेते हैं। फिर t इक्वल टू u sin थीटा बाय g, तो बताओ u sin थीटा बाय g जो होता है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता है, तो इस टाइम को हम कैपिटल T बाय 2 बोल सकते हैं। और बताओ ये टाइम जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है ना, तो इतने टाइम में बॉल आधा प्रोजेक्टाइल कर लेगी मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगी। और हाईएस्ट पॉइंट को हम बी बोल देते हैं और हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वाई वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन एक्स वेलोसिटी यू cos थीटा तो रहेगी। उसके बाद t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी, तो 2u sin थीटा बाय जी तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, तो t इक्वल 2u sin थीटा बाय जी या कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद तो ये बॉल वापस ग्राउंड पर ही टकराने वाली होगी। और हमको लॉजिकली पता है ना, हमको कॉमन सेंस क्या है, फिर हमको कॉमन सेंस से पता है कि बॉल को u स्पीड से फेंका है तो सिमेट्रिकली u स्पीड से ही गिरेगी, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंका है तो थीटा एंगल पर ही गिरेगी। बस हमको देखना है कि जब बॉल पोजीशन ए बी और सी पर होगी तो इसका ओरिजिन के अबाउट या पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले t इक्वल 0 पर, तो t इक्वल 0 पर तो बॉल ओरिजिन पे रहेगी, जिसको पोजीशन ए, इस पोजीशन पर इस बॉल का ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि इस ए पोजीशन पर तो बॉल ओरिजिन पर ही है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 0 तो एंगुलर मोमेंटम भी 0, या चाहो तो मूर्खों टाइप से लिख भी सकते हो, है ना, कि ओरिजिन के अबाउट ए पोजीशन पर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, m वेलोसिटी u, है ना, r की जगह बिल्कुल 0 और आगे sin थीटा कुछ भी है, लेकिन है ना ए पोजीशन पर इसकी ओरिजिन या इस एक्सिस से डिस्टेंस 0 है तो ए पोजीशन पर एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। वो आंखें बंद करके लिख सकते हैं। चलो अब हमको देखना है कि बी पोजीशन पर मतलब, है ना, बी पोजीशन पर मतलब जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब इसका ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना है। तो हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर एक इंस्टेंट के लिए वाई वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी केवल u cos थीटा बचेगी। तो बस हाईएस्ट पॉइंट पर जब बॉल होगी तब ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो तुम बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए कौन सा बेटर रहेगा, mv r परपेंडिकुलर या mv परपेंडिकुलर r, mv r परपेंडिकुलर ज्यादा बेटर रहेगा, है तो बोल सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर बॉल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो इस बार v परपेंडिकुलर टफ है लेकिन r परपेंडिकुलर ज्यादा आसान है। तो ओरिजिन के अबाउट हाईएस्ट पॉइंट पर इसका एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखेंगे, mv r परपेंडिकुलर। सबसे पहले r परपेंडिकुलर देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि r परपेंडिकुलर को मेजर करने का सेट तरीका है। सबसे पहले वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो हमको पता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी प्योरली हॉरिजॉन्टल होगी और u cos थीटा होगी ना, तो हाईएस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। तो बस इसकी वेलोसिटी की लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, मतलब एक्सटेंड कर देते हैं और फिर एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालते हैं। तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी, वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको r परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और चित्र से हम साफ-साफ बोल सकते हैं कि बताइए इस प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट h हो तो r परपेंडिकुलर का काम भी कौन करेगा, h करेगा, है ना। बस बोल सकते हैं कि जब ये बॉल हाईएस्ट पॉइंट या पोजीशन बी पर हो तब ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम mv r परपेंडिकुलर, एन तो इसका मास v, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी बचती है u cos थीटा, और r परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, h, और प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g ये लिख सकते हैं।
और डायरेक्शन देखते ही बताओ कैसी होगी, क्लॉकवाइज। तुम बताओ ओरिजिन के अबाउट ये वेलोसिटी कैसे घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। या किताबी शब्दों में माइनस के क्या है ना, वो तुम खुद ही कर सकते हो। चलो और आगे बढ़ रहे हैं। देखो अगले पार्ट में हमको पूछा है कि t इक्वल टू 2u sin थीटा बाय जी। 2u sin थीटा बाय जी तो कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना, तो बस हमको देखना है कि जब ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल कर ले, मतलब जब ये बॉल जमीन से जस्ट टकराने वाली हो, इसको हमने पोजीशन सी बोला है ना, तो जब बॉल पोजीशन सी पर होगी तब ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम देखना है। तो बताओ सी पोजीशन पर एंगुलर मोमेंटम देखना है, तो बताओ अब V परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान है या R परपेंडिकुलर, और V परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान है? बोल सकते हैं ना, इसी पोजीशन पर V परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान है, इसलिए ओरिजिन के अबाउट C पॉइंट पर इसका एंगुलर मोमेंटम क्या यूज करेंगे, mv परपेंडिकुलर R, है ना। और हमको अच्छे पता है कि इसमें V परपेंडिकुलर क्या होता है, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो बस ये तो हमको लॉजिकली पता है कि बॉल को यू स्पीड से फेंकेंगे तो यू स्पीड से ही गिरेगी, और हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकेंगे तो सिमेट्रिकली थीटा एंगल पर ही गिरेगी। बस v परपेंडिकुलर मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो उसके लिए सबसे पहले इस पार्टिकल को एक्सिस से मिलाने वाली लाइन बना देते हैं। तो बताओ वेलोसिटी इस मिलाने वाली लाइन से टेढ़ी है, तो इसके कंपोनेंट करेंगे, एक तो मिलाने वाली लाइन के अलोंग और एक इसके परपेंडिकुलर। वेलोसिटी u इसके साथ एंगल बन रहा है तो u का एक कंपोनेंट u cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है तो ये कंपोनेंट u sin थीटा। तो तुम बताओ कि मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का काम कौन करेगा, u sin थीटा, तो v परपेंडिकुलर का काम u sin थीटा। और r क्या होगा, इस पार्टिकल के एक्सिस से सीधी डिस्टेंस। बताओ इस पार्टिकल के एक्सिस से सीधी डिस्टेंस तो रेंज के बराबर है ना। तो बस बोल सकते हैं कि जब ये बॉल सी पोजीशन पर होगी तब ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम एम वी परपेंडिकुलर आर, तो एम तो बॉल का मास, वी परपेंडिकुलर मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी मतलब यू साइन थीटा, और आर क्या होगा, ये इस बॉल की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस वो रेंज के बराबर होगी, और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में रेंज कितनी होती है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपन जी। और इसके भी डायरेक्शन देख सकते हो। बताओ ओरिजिन के अबाउट ये वेलोसिटी भी कैसे घुमाएगी, क्लॉकवाइज, तो इसकी भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। या किताबी शब्दों में हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर एक्सियली अंदर की ओर, मतलब माइनस के कैप भी लिख सकते हैं। हाँ बच्चों, ये 3 पार्ट तो आसान थे, वो कर लिए। अब इसका चौथा पार्ट देखना। तो देखो चौथे पार्ट में पूछा है कि t इक्वल टू डेड यू साइन थीटा बाय जी, इस टाइम पर इस बॉल का ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम देखना है। तो तुम खुद बताओ, तुम खुद बताओ कि t इक्वल टू यू साइन थीटा बाय जी पर तो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर थी, मतलब बी पर थी, और t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी पर बॉल वापस जमीन पर पहुंच गई थी। तो बताओ चौथे पार्ट में जो टाइम दे रखा है वो डेढ़ यू साइन थीटा बाय जी है, मतलब जो टाइम है वो यू साइन थीटा बाय जी से 2u साइन थीटा बाय जी के बीच है। मतलब इस टाइम पर तो जो बॉल है वो हाईएस्ट पॉइंट पर भी नहीं होगी और वापस जमीन पर पहुंची भी नहीं होगी। इस टाइम पर तो बॉल बी और सी के बीच कहीं होगी, है तो देखते ही कर सकते हैं कि टू है ना, टी इक्वल यू साइन थीटा बाय जी पर बॉल हाईएस्ट पॉइंट पर, और 2u साइन थीटा बाय जी पर बॉल वापस ग्राउंड पर पहुंच गई थी, लेकिन इस बार टी इक्वल टू डेढ़ यू साइन थीटा बाय जी है, तो इस टाइम पर तो बॉल बी और सी के बीच कहीं होगी, सही है ना। तो इस टाइम पर ये बॉल बी और सी के बीच में किसी पोजीशन पर होगी। तो बस हमको पूछा है कि इस पोजीशन पर ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। तो तुम खुद बताओ कि इस बार एंगुलर मोमेंटम के लिए v परपेंडिकुलर निकालना ज्यादा आसान है r परपेंडिकुलर, है तो आंसर है कि इस बार दोनों में से कोई भी निकालना आसान नहीं है, सब टफ हो जाएंगे। है तुम बताओ कि अगर कोई एम वी परपेंडिकुलर आर लगाए तो v परपेंडिकुलर क्या होगा, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, तो पार्टिकल बीच वाली किसी पोजीशन पर है, मिलाने वाली लाइन बहुत कॉम्प्लिकेट होगी, तो वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट महा कॉम्प्लिकेट होगा, तो फंस जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, कोई पर्सन चाहे तो एम वी आर परपेंडिकुलर भी लगा सकता है, लेकिन वो भी टफ होगा। तो बताओ आर परपेंडिकुलर क्या होता है, वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये भी टफ हो जाएगा।
क्योंकि ये बीच में कहीं है। इसकी वेलोसिटी की लाइन कॉम्प्लिकेट होगी, तो वेलोसिटी की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वहाँ कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इससे भी काम नहीं चलेगा। और कोई है ना, कोई इंसान अगर mvr sin थीटा लगाए तो उससे भी टफ हो जाएगा, क्योंकि v इसकी स्पीड, r है ना, इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की ओरिजिन से डिस्टेंस वो भी टफ है, और थीटा वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के साथ एंगल वो भी टफ होगा। तो ध्यान रखना, इस बार mv r परपेंडिकुलर से भी काम नहीं चल रहा है, mv परपेंडिकुलर r से भी काम नहीं चल रहा, और इन सब का जो बाप है mvr sin थीटा उससे भी काम नहीं चल रहा है। तो अब हम बुरी तरह से फंस गए, है ना। तुम वेक्टर r क्रॉस f से करो तब भी बहुत लेंदी हो जाएगा। तो देखो, इस बार हम, है ना, इस बार हम बुरी तरह से फंस गए। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर किसी बीच वाली पोजीशन पर अगर एंगुलर मोमेंटम पूछे, तो उसके लिए हम थोड़ा सा टेढ़ा मेथड लगाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी जनरल टी टाइम पर पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क निकाल लेंगे। बताओ, एंगुलर मोमेंटम टफ है लेकिन टॉर्क निकालना काफी आसान रहेगा, तो हम थोड़ा टेढ़ा मेथड यूज करते हैं। मतलब हम क्या करेंगे कि किसी भी जनरल टी टाइम पर पार्टिकल पर लगने वाला टॉर्क देख लेंगे, और तुम बताओ कि जिस टाइप से फोर्स का इंटीग्रेट करने पर मोमेंटम निकाल लेते थे, वैसे ही इस बार टॉर्क का इंटीग्रेट करके एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। है, तो ध्यान रखना कि t इक्वल डेड यू साइन थीटा बाय जी पे तो पार्टिकल बीच में कहीं होगा ना, तो एंगुलर मोमेंटम के लिए सारे फॉर्मूले अपने फालतू जा रहे हैं। तो इस बार सबसे बेस्ट मेथड है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर इस पर लगने वाला टॉर्क निकाल लेंगे और उसका इंटीग्रेट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। चलो हिम्मत करके स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये बॉल को फेंका है ना, तो चलो मान लेते हैं बॉल लगातार मूव कर रही है ना। मान लेते हैं कि बॉल लगातार मूव कर रही है और किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल यहाँ पहुंच गई, है ना। वही तो मान लेते हैं कि लगातार मूव कर रही हो, किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल यहाँ आ गई, तो हमको अच्छे पता है कि बता एक बार हाथ से छूट गई उसके बाद बॉल बिल्कुल फ्रीली मूव करेगी। हर टाइम पर इस पर एक्चुअल फोर्स तो mg होगा और कोई रियल फोर्स नहीं होगा। तो बस ऐसा करते हैं कि इस जनरल टी टाइम पर ओरिजिन के अबाउट इस पर लगने वाला टॉर्क निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो बस तुम आराम से बताओ, है ना, आराम से बताओ कि बॉल कितना भी मूव कर जाए उस पर रियल फोर्स केवल mg लगेगा। तो बताओ इस इंस्टेंट पर ओरिजिन के अबाउट इस बॉल पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, F इंटू आर परपेंडिकुलर, वो आसान रहेगा, है ना। ये तो मैंने पहले भी कराया था। तो वही बोल सकते हैं कि किसी भी जनरल टी टाइम पर फोर्स तो केवल mg नीचे की ओर लगेगा, तो इस इंस्टेंट पर ओरिजिन के अबाउट इस पर लगने वाला टॉर्क कितना होगा, F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो बताओ F तो इस बॉल पर लगने वाला रियल फोर्स mg, है ना। F तो बॉल पर लगने वाला रियल फोर्स mg इंटू आर परपेंडिकुलर क्या होगा, इस बार फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए mg की लाइन मतलब फोर्स की लाइन को आगे बढ़ा देंगे और फिर एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डाल देंगे, है ना। वही कि फोर्स या mg की लाइन को आगे बढ़ा देंगे और एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो तुम बताओ कि ये डिस्टेंस कौन सी होगी, फोर्स के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आर परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। और चित्र साफ साफ दिख रहा है, इस बार जो आर परपेंडिकुलर है वो सिंपली इस बॉल का एक्स डिस्प्लेसमेंट ही है ना। चित्र से दिख रहा है इस बार आर परपेंडिकुलर सिंपली बॉल का एक्स डिस्प्लेसमेंट ही है। हाँ। और है ना, और हमने प्रोजेक्टाइल में क्लियरली पढ़ा था कि प्रोजेक्टाइल में बॉल की एक्स वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो एक्स डिस्प्लेसमेंट तो सिंपली एक्स वेलोसिटी इनटू टाइम। तो बताओ एक्स वेलोसिटी कितनी होती है, u cos थीटा इनटू टाइम t। बस किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल पर लगने वाला टॉर्क निकाल सकते हैं, F इंटू आर परपेंडिकुलर। तो F तो mg और r परपेंडिकुलर फोर्स की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो x डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी, मतलब u cos थीटा इनटू t होगी। बस किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल पर लगने वाला टॉर्क निकाल लिया। तो बस हमको अच्छे बताया कि जैसे फोर्स का इंटीग्रेट करके मोमेंटम निकाल लेते थे, वैसे यहाँ टॉर्क का इंटीग्रेट करके एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो बस वही कहानी है, है ना। तो हमको अच्छे पता है कि जिस प्रकार फोर्स के अंदर मोमेंटम छुपा होता है, वैसे टॉर्क के अंदर एंगुलर मोमेंटम छुपा होता है। तो बताओ फोर्स को खोल करके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब dp बाई dt लिखते थे, वैसे टॉर्क को खोल करके रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मतलब dl बाई dt लिख देंगे। आगे की कहानी पता होगी कि सिंपली dt को उधर ट्रांसफर करेंगे। तो तुम बताओ कि dt को इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर तो बचेगा dl
इक्वल टू इधर कितना बच, dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर तो बचेगा dl, और इधर कितना बचेगा mg u cos थीटा इंटू dt को उधर ट्रांसफर करेंगे तो t dt। बस वेरिएबल सेपरेट हो गए ना, रास्ता साफ है। तो सिंपली दोनों, ये क्या हो रहा है ना, वेरिएबल सेपरेट हो गए, रास्ता साफ है, तो सिंपली दोनों इंटीग्रेट करेंगे। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि mg इंटू यू कॉस थीटा सब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएंगे। चलो लिमिट रखते हैं, इधर dt है तो t की लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। वैसे तो लास्ट में t की वैल्यू डेढ़ यू साइन थीटा बाई जी रख रहे हैं, लेकिन अभी मैं जनरली कर रहा हूँ। तो dt है तो t की लिमिट t इक्वल टू 0 से t इक्वल t, इधर dl है तो l की लिमिट इसके अकॉर्डिंग रखेंगे। तो बताओ t इक्वल टू 0 पर इसका एंगुलर मोमेंटम कितना था, 0। वो चेक कर चुके हैं कि t इक्वल टू 0 पर तो बॉल ओरिजिन पर ही होगी, तो ओरिजिन से डिस्टेंस 0, इससे एंगुलर मोमेंटम 0। तो t इक्वल टू 0 पर तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0, और किसी भी जनरल t टाइम पर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो l मान लेते हैं। चलो अब जगह की कमी है इससे डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो तुम बताओ, इधर ओनली डीएल है, ओनली डीएल का इंटीग्रेशन एल, अपर लिमिट रखेंगे तो एल माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 इक्वल टू आरएचएस में mg इंटू यू कॉस थीटा तो कांस्टेंट है बाहर, और टी dt का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट रखेंगे तो टी स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 0। तो किसी भी जनरल टी टाइम पर इसका एंगुलर मोमेंटम इतना आ गया। बस अब हमको एंगुलर मोमेंटम कब निकालना है, टी इक्वल टू डेढ़ यू साइन थीटा बाय जी। तो बताओ इस वाले एक्सप्रेशन में टी की जगह हम क्या लिख देंगे, डेढ़ यू साइन थीटा बाय जी रख देंगे, तो इस टाइम पर एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। और डायरेक्शन तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो बताओ ओरिजिन के अबाउट mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, है ना, mg का टॉर्क क्लॉकवाइज होगा तो एंगुलर मोमेंटम भी क्लॉकवाइज होगा, या किताबी शब्दों में राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग माइनस के। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से सबक लेना है कि t इक्वल, है ना, ध्यान रखना कि इनिशियल पॉइंट ए, हाईएस्ट पॉइंट बी और लास्ट पॉइंट सी, इन तीनों पॉइंट पर तो एंगुलर मोमेंटम सीधे साधे तरीके से निकल जाता है, लेकिन अगर हमको किसी बीच वाली पोजीशन पर एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो सबसे स्मार्ट तरीका है कि किसी भी जनरल टी टाइम पर बॉल पर लगने वाला टॉर्क निकालो, और टॉर्क का इंटीग्रेट करके एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। हाँ बच्चों, इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, इसमें हमको दे रखा है कि कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है ना, कोई बहुत ऊंचा पहाड़ है, और इस पहाड़ से हम m मास की किसी बॉल को रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल 0 है। तो हमको पता है कि बॉल बिल्कुल फ्री फॉल करेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ से एयर डिस्टेंस पर इधर कोई पॉइंट है जिसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको पूछा है कि जब ये बॉल y हाइट जितनी नीचे गिर जाएगी तो उस इंस्टेंट पर इस ओरिजिन के अबाउट इस बॉल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, और इस इंस्टेंट पर ओरिजिन के अबाउट इस बॉल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमको दे रखा है कि इधर ओरिजिन है और यहाँ से L हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, किसी बॉल को रिलीज कर रहे हैं, है ना। रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमको पता है कि छोड़ेंगे तो बॉल बिल्कुल फ्रीली नीचे गिरेगी, और हमको डायरेक्ट पता है कि बता रेस्ट से रिलीज किया है और बिल्कुल फ्रीली नीचे गिर रही है, तो बता y हाइट जितनी नीचे गिर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2 gy। मैं अलग से लिख देता हूँ कि फ्रीली गिर रही है तो y हाइट जितनी नीचे गिर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gh की जगह √2gy, इसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी। तो बस हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर, हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा वो देखना है। ये तो हमको अच्छे पता है कि एंगुलर मोमेंटम को तो हम, है ना, एंगुलर मोमेंटम को तो हम mv परपेंडिकुलर r भी बोल सकते हैं, श्रद्धा हो तो mv r परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो बताओ इस बार एंगुलर मोमेंटम के लिए कौन सा ज्यादा इजी रहेगा, r परपेंडिकुलर निकलना ज्यादा इजी है ना। कोई स्मार्ट पर्सन हो तो शक्ल देखते ही बता सकता है कि इस बार r परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, l। तो देख सकते हैं इस बार r परपेंडिकुलर ज्यादा आसान है, इसलिए इस बार
ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या यूज करेंगे, एमवी आर परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर को मेजर करने का तरीका बताया था। तो बस उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करेंगे, मतलब आगे बढ़ाएंगे, और एक्सिस से इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। तो तुम बताओ ये डिस्टेंस कौन सी होगी, वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर परपेंडिकुलर, और उसका काम कौन करेगा, सिंपली एल। तो इस बार आर परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये वाली डिस्टेंस एल करेगी। तो बस आराम से बताओ कि ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, एम। उसके बाद v इसकी वेलोसिटी कितनी है, √2g y, और r परपेंडिकुलर वेलोसिटी के लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस l, और इसकी डायरेक्शन भी देख सकते हो। तो तुम खुद बताओ कि ओरिजिन के अबाउट ये वेलोसिटी ऐसे घुमाएगी, तो इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, या किताबी शब्दों में बोले तो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग एक्सियल की अंदर की ओर, या माइनस के ऐसा लिख सकते हैं। तो ये एंगुलर मोमेंटम तो हमने निकाल लिया। हाँ बच्चों, ठीक है, अभी तो हमने इस इंस्टेंट पर ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम देखा, लेकिन अब हमको देखना है कि इस इंस्टेंट पर ओरिजिन के अबाउट इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी वो देखना है। तो पहले मूर्ख लोग क्या करते हैं वो सुन लेते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं कि इसे एंगुलर मोमेंटम एम वी आर परपेंडिकुलर या एम वी परपेंडिकुलर आर कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे एंगुलर वेलोसिटी को भी घर का राज चलता है वैसे वी ओपन आर परपेंडिकुलर कर देते हैं। तो बताओ वी तो इसकी वेलोसिटी √2g y, और आर परपेंडिकुलर वेलोसिटी की लाइन की एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल ये कर देते हैं, तो ये गलत हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है, ठीक है, तो ये गलत है। तो तुम अच्छे ध्यान रखना, है ना, तुम अच्छे ध्यान रखना कि एंगु सॉरी तुम अच्छे ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम तो बेसिकली mvr sin थीटा होता है, इसमें सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में होते हैं, इसलिए sin थीटा को हम v के साथ भी लिख सकते हैं और r के साथ भी लिख सकते हैं। इसलिए एंगुलर मोमेंटम को तो हम mv r परपेंडिकुलर या mv परपेंडिकुलर r कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन बताओ एंगुलर वेलोसिटी में ये दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में नहीं, डिवीजन की फॉर्म में है। तो इस बार हम परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे कहीं भी अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते हैं। ठीक, तो हमको पता है कि एंगुलर वेलोसिटी तो बेसिकली v परपेंडिकुलर अपन r होती है ना, रिजिड बॉडी के फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, और आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था, है ना, आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी भी कोई वेलोसिटी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो तो पूरी पूरी वेलोसिटी नहीं घुमाती, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही घुमाता है। तो मैंने बताया था कि ओमेगा सिंपल शब्दों में v ओपन r, लेकिन परफेक्ट शब्दों में बोले तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही घुमाता है, इसलिए ओमेगा परफेक्ट शब्दों में v परपेंडिकुलर r, लेकिन इसको v ओपन r परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते, क्योंकि ओमेगा वाले फॉर्मूले में दोनों मल्टीप्लाई नहीं डिवीजन की फॉर्म में है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये खतरनाक चीज है, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि एंगुलर मोमेंटम में तो एम वी आर साइन थीटा सब मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो साइन थीटा को v के साथ भी लिख सकते थे और r के साथ भी। तो एंगुलर मोमेंटम को तो एम वी आर परपेंडिकुलर या एम वी परपेंडिकुलर कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन ओमेगा में दोनों डिवीजन की फॉर्म में, तो हम बहुत पहले पढ़ चुके थे कि केवल परपेंडिकुलर वेलोसिटी घुमाते हैं, इससे ओमेगा एक्चुअली v परपेंडिकुलर ओपन r होता है, लेकिन उसको हम v ओपन r परपेंडिकुलर नहीं लिख सकते क्योंकि ये दोनों डिवीजन की फॉर्म में। तो ये तो गलत हो गया। अब इसको सही तरीके से करते हैं, है ना। तो मैंने तुमको चमका कर बताया था कि पूरी वेलोसिटी नहीं घुमाती है, केवल परपेंडिकुलर वेलोसिटी घुमाती है, इसलिए ओमेगा सही शब्दों में v ओपन r की जगह v परपेंडिकुलर ओपन r, जहां v परपेंडिकुलर क्या होगा, मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी। बस v परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले, है ना, v परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले एक्सिस से इस पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन बनाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना कि v परपेंडिकुलर के लिए सबसे पहले एक्सिस से पार्टिकल को मिलाने वाली लाइन बनाएंगे, है ना। तो बस तुम आराम से बताओ, देख चुके हैं कि जब बॉल y जितनी गिर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी √2g y होगी, जिसको v बोला है। तो तुम खुद बताओ कि बताओ ये जो वेलोसिटी है वो क्या पूरी पूरी मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है, क्या नहीं है, ये वेलोसिटी मिलाने वाली लाइन से टेढ़ी है। तो इस बार पूरी पूरी वेलोसिटी नहीं घुमाएगी, इस वेलोसिटी का मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही घुमाएगा। तो बस v के कंपोनेंट कर लेंगे। बताओ v का एक कंपोनेंट तो इस मिलाने वाली लाइन के एलोंग
और एक मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर। चलो किसी भी एंगल, जैसे आसानी के लिए इस एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो बताओ ये एंगल थीटा होगा तो ये भी सामने वाला एंगल थीटा। v का इसके साथ एंगल बन रहा है इसलिए v cos थीटा, और इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है मतलब ये v sin थीटा। बस तुम आराम से बताओ कि इसमें v परपेंडिकुलर मतलब मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी v sin थीटा है, यही घुमाएगी। बाकी v cos थीटा तो मिलाने वाली लाइन के एलोंग है, ये तो इस पॉइंट से फासले को ही चेंज करेगा। बस डायरेक्ट बोल सकते हैं कि इस बार ओमेगा एक्चुअली v परपेंडिकुलर अपन r, और v परपेंडिकुलर मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर वेलोसिटी v sin थीटा अपन r। तो r क्या होगा, इस इंस्टेंट पर पार्टिकल की एक्सिस से डिस्टेंस, वो निकाल सकते हैं। तुम बताओ कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये l है, ये y है, तो सीधी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो v परपेंडिकुलर तो v sin थीटा अपन r, पार्टिकल की एक्सिस से सीधी डिस्टेंस वो रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगी। अब इसमें sin थीटा की वैल्यू भी रख सकते हैं, है ना। तुम आराम से बताओ कि ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल तुमको दिख रहा है ना, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर का काम तो l, अपन हाइपोटेनस का काम रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी अपने पास कितनी आ गई यार, vl अपन इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो l स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ये आ गई, है ना। और साफ साफ बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अबाउट ये वेलोसिटी ऐसे घुमाएगी, तो इस बार एंगुलर वेलोसिटी की भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही आएगी। अब देखो, अभी तो हमने एंगुलर वेलोसिटी को बिल्कुल सही तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से v परपेंडिकुलर अपन r से सॉल्व किया, यही बेस्ट मेथड है। लेकिन कई लोग आलसी होते हैं, कई लोगों को लिखने में जोर आता है, तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो इस एंगुलर मोमेंटम से भी तुम एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, है ना। मैं छोटा सा लिख देता हूं मैं कि कोई स्मार्ट पर्सन हो तो एंगुलर मोमेंटम से भी एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो। तो तुम बताओ, है ना, तुम बताओ कि इस इंस्टेंट पर, है ना, इस इंस्टेंट पर ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम अपने पास कितना आ गया था, m इंटू रूट 2 gy इंटू l। हाँ बच्चों, ये तो इससे भी निकाल सकते हैं कि बताओ इस इंस्टेंट पर ओरिजिन के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आया था, m रूट टू जी वाई इंटू एल आया था, है ना। तो तुम बताओ कि एंगुलर मोमेंटम को दूसरे दृष्टिकोण से हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा। बताया था ना स्टार्टिंग में, तो बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इतना आ गया। एंगुलर मोमेंटम के अंदर भी ओमेगा छुपा होता है ना, तो एंगुलर मोमेंटम को खोल करके क्या लिख सकते हैं, आई इंटू ओमेगा। तो बताओ, इससे सॉल्व करेंगे तो ओमेगा कितना आ जाएगा, m इंटू रूट 2 gy इंटू एल ओपन आई। आई क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर। जब आर ये वाली डिस्टेंस होगी तो आर स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर वही आएगा। इसमें एक छोटी चीज बताना भूल गया, तो तब पहले हमने जो ओमेगा निकाला था वो वी एल ओपन रूट एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था ना। इसमें वी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 gy, तो इससे भी वही आ रहा है। और एंगुलर मोमेंटम निकालो और उसको खोल करके आई ओमेगा करो, तब भी वही आंसर आएगा।